हेलो स्टूडेंट, हम पढ़ रहे थे चैप्टर 9 रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का पार्ट सेकेंड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ओके, तो आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे क्रिटिकल एंगल एंड इस डेरिवेशन एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग द क्रिटिकल एंगल। ओके, तो हम फर्स्ट देखते हैं जो व्हाट इज द क्रिटिकल एंगल। ठीक है, तो क्रिटिकल एंगल क्या है उससे पहले हम रिफ्लेक्शन को समझे। हमने रिफ्लेक्शन पढ़ा है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, और रिफ्लेक्शन कैसे होता है कि अगर एक लाइट रे डेंसर मीडियम से कहाँ पर पास होती हो, रेयर मीडियम में जाती है ना। एग्जांपल के लिए हमने कहा कि लाइट रे जो डेंसर मीडियम से कहाँ जा रही है, रेयर मीडियम में। तो ठीक है, ये नॉर्मल से दूर की ओर क्या हो जाती है, बेंड हो जाती है, अपने इनिशियल डायरेक्शन से बढ़ जाएगी और बेंड हो जाएगी थोड़ा सा। और किस तरह से बेंड होगी, तो हम कहते हैं नॉर्मल से दूर की ओर बेंड होती है ना। तो यहाँ जो रिफ्रैक्टेड रे है, ठीक है, ये हमारी रिफ्रैक्टेड रे, ठीक है, नॉर्मल से जो एंगल बनाती है जिसे हम बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, अब इन एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और एंगल ऑफ इंसिडेंट में क्या रिलेशन है, मतलब एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन डिपेंड करता है किस पर, वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट पर। किस तरह से, तो बाय स्नेल्स लॉ हमें पता है रिलेशन बिटवीन एंगल ऑफ इंसिडेंट, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। कितना होगा ये, म्यू, म्यू इज ए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ओके, ये कांस्टेंट होता है जिसे हम है ना एन से भी डिनोट करते हैं जनरली। ठीक है, तो यहाँ साइन आई इक्वल हो जाएगा म्यू टाइम्स टू द साइन आर। ठीक है, फिर ये जो म्यू है ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट को अगर हम रिमूव करते हैं तो इक्वल हो जाएगा प्रोपोर्शनल साइन आर के, मतलब साइन आई प्रोपोर्शनल टू साइन आर या आई प्रोपोर्शनल टू आर। मतलब क्या समझ में आया हमको, यहाँ पर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन की वैल्यू डिपेंड करती है एंगल ऑफ इंसिडेंट, है ना। तो फर्स्ट केस तो यहाँ पर कि लाइट रे का है ना ट्रेवलिंग किधर से होती है, डेंसर टू रेयर मीडियम। ओके, अब सेकेंड केस देखें, नेक्स्ट केस कि अगर हम एंगल ऑफ इंसिडेंट को और इंक्रीज करते हैं तो क्या होगा, है ना। तो एंगल ऑफ इंसिडेंट को और इंक्रीज किया जाता है ना। पहले जो हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंट था उससे बड़ा बनाया जाता है। ठीक है, ठीक, तो इस केस में लाइट रे क्या होगी, एंगल ऑफ इंसिडेंट हमने इंक्रीज किया, सेकेंड केस आई को हम क्या करते हैं, इंक्रीजेस। ओके, अब आई इंक्रीज हुआ है तो फिर आर भी इंक्रीज होगा, तो आर ये लाइट रे इस तरह से और बेंड हो जाएगी, है ना। ऐसे जितना आई बढ़ाएगी उससे उसके अकॉर्डिंग ही कौन चेंज होगा, आर चेंज होगा। ठीक है, फिर एक और केस देख लें कि है ना आई को हम और इंक्रीज करते जाते हैं। ठीक, अब क्या होगा कि आई को इंक्रीज कर रहे हैं तो ऐसे मान लीजिए हमने ये लाइट डेंसर टू रेयर ट्रेवल कर दी, एंगल ऑफ इंसिडेंट इंक्रीज किया, है ना। बढ़ाते बढ़ाते गए हम, जैसे जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंट इंक्रीज करते आएंगे उधर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी इंक्रीज होता जाएगा। मतलब जो हमारी एंगल लाइट रे है, रिफ्लेक्टेड लाइट रे, वो किसकी ओर बेंड होती रहेगी, ठीक है, दोनों के बाउंड्री सरफेस की ओर बेंड होते जाएगी, बाउंड्री की ओर, है ना, बेंड होगी। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमने एंगल ऑफ इंसिडेंट और इंक्रीज कर दिया तो ये रिफ्लेक्टेड रे क्या हो जाएगी, और बेंट हो जाएगी, और बेंट होकर ये कैसे पास हो जाएगी, ग्रेजिंगली पास हो जाएगी। मतलब जो हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, मतलब दोनों मीडियम की बाउंड्री जो है ना, बाउंड्री सरफेस डेंसर और रेडियल का, उसको ग्रेज करते हुए, उसको रगड़ते हुए, रब करते हुए पास हो जाएगी, उसको है ना टच करते हुए पास होगी। ठीक, तो इस तरह का जो इमर्जेंस है ना, ये लाइट रे का इस तरह का रिफ्लेक्ट हो जाना, इसे हम क्या कहते हैं, ग्रेजिंग इमर्जेंस। ओके, ग्रेजिंग का मतलब होता है रगड़ कर चलना, रब करके चलना, है ना। तो लाइट रे है ना, लाइट रे क्या होगी, ग्रेजिंगली इमर्जेंस हो जाएगी, बाहर निकल ऐसे रब करते हुए निकल जाएगी उसको। ओके, तो यहाँ हमने क्या पॉइंट नोट किया कि डेंसर मीडियम यानी लाइट रेज पासेस फ्रॉम डेंसर टू रेयर, देन एट any particular incident angle the light reflected light ray passing grazingly, मतलब वो लाइट रे क्या हो जाती है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस को
ग्रेस करते हुए पास हो जाती है ना, एक और फेनोमेनन यहाँ। और इस केस में अगर हम किसको नोट करें, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना हो गया यहाँ पर 90 हो गया। तो दैट एंगल ऑफ इंसिडेंट, दैट एंगल ऑफ इंसिडेंट इन ए डेंसर मीडियम एट विच एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज 90 इन ए रेयर मीडियम, इट इज कॉल्ड क्रिटिकल एंगल, है ना। तो क्या समझ में आया हमको क्रिटिकल एंगल का मतलब, क्रिटिकल एंगल इंसिडेंट एंगल की वह वैल्यू है, ठीक है, जिस पर रिफ्रैक्ट लाइट रे, है ना, रेयर मीडियम में कितने डिग्री के एंगल पर रिफ्लेक्ट हो जाती है, 90 डिग्री के। ओके, फिर से क्या करें हम, द क्रिटिकल एंगल इज दैट वैल्यू ऑफ इंसिडेंट एंगल इन डेंसर मीडियम एट विच एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज 90 डिग्री इन रेयर मीडियम, ठीक है। ओके, और यहां पर अब ये क्रिटिकल एंगल जो है ना, क्रिटिकल एंगल किस पर डिपेंड करेगा, इसकी वैल्यू क्या होगी, है ना। तो वो डिपेंड करेगा कि ये डेरर और डेंसर और रेयर मीडियम कौन सा है ना, उनकी मीडियम पर डिपेंड। अब हम फॉर्मूला निकालेंगे तो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक पॉइंट और नोट कर ले इसके साथ, ये तो हमारा हो गया क्रिटिकल एंगल की कॉन्सेप्ट। क्रिटिकल एंगल उस एंगल इंसिडेंट एंगल को कहा जाएगा जिस पर डेंसर मीडियम में रिफ्लेक्टेड एंगल कितना हो जाए, 90 डिग्री में, है ना। अब एक और चीज है इसमें, ठीक है, अगर लाइट रे को हम क्या कर दे, ठीक है, डेंसर मीडियम से लाइट रे चलती है, कहाँ पास हो रही है, रेयर मीडियम में, और कितने एंगल पर। अब अगर हमने एंगल ऑफ इंसिडेंट और इंक्रीज कर दिया, हमने एंगल ऑफ इंसिडेंट इंक्रीज कर दिया और किससे ज्यादा बड़ा कर दिया, क्रिटिकल एंगल से, मतलब उस मीडियम के लिए क्रिटिकल एंगल की जो भी वैल्यू हो। एग्जांपल के लिए डेंसर और रेयर मीडियम, हमने बोला ये वाटर है ना, और ये एयर है। तो वाटर और एयर के लिए क्रिटिकल एंगल कितना होता है, 49 समथिंग, है ना, अप्रोक्स। तो अगर हम वाटर से लाइट रे चल रही है, एयर में जा रही है, और हमने लाइट रे को कितने से ज्यादा पर इंसिडेंट करवाया है, 49 डिग्री से ज्यादा पर, तो इस केस में, है ना, तो इस केस में लाइट रे क्या होगी, हमने लाइट रे को क्रिटिकल एंगल से ज्यादा पर इंसिडेंट करवाया है, तो लाइट रे अब क्या होगी, कहां तक आ गई थी, पहले रिफ्लेक्टिंग सरफेस तक आ गई थी, अब लाइट रे नीचे की ओर बेंड हो जाएगी, मतलब जिस मीडियम से गई है उसी मीडियम में वापस लौट जाएगी, मतलब अब लाइट का रिफ्लेक्शन नहीं हुआ, लाइट क्या हो गई, उसी मीडियम में आ गई। तो इस फेनोमेनन को हम बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ओके, तो यहाँ पर लाइट का क्या हुआ, इस फेनोमेनन को हम बोलेंगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ओके, तो व्हाट इज द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, व्हेन अ लाइट रेज passes from denser to rarer medium and angle of incidence is greater than the critical angle, then the light rays returns back in its previous medium. This phenomenon is called total internal reflection. इसको भी हम आगे डिस्कस करेंगे, है ना, और इसके कुछ एग्जांपल्स हम पढ़ेंगे, ठीक। तो यहाँ अभी हमें देखना है क्रिटिकल एंगल और क्रिटिकल एंगल का एक्सप्रेशन और उसको अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स, है ना। तो क्रिटिकल एंगल की डेफिनेशन तो हमको समझ में आ गई, जो क्या बोल देंगे हम क्रिटिकल एंगल, ठीक है। फिर से एक बार उसकी डेफिनेशन रिपीट कर रहे, क्रिटिकल एंगल क्या है, क्रिटिकल एंगल इज द एंगल ऑफ इंसिडेंट इन ए डेंसर मीडियम एट विच एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज 90 डिग्री इन रेयर मीडियम। ओके, इसे हम कहते हैं क्रिटिकल एंगल, ठीक है। अब हमें इसका फॉर्मूला देखना है कि ये किस, है ना, इसकी वैल्यू क्या होगी और ये किन पर डिपेंड करेगा, ठीक है। ये सारी चीजें हमने वही डेफिनेशन जो बोली है अभी वही यहाँ लिखी है ना, अब इसलिए लिख दिया थे ताकि आप प्रॉपर नोट्स बना सको, ठीक है। तो क्रिटिकल एंगल उसे हम डिनोट करते हैं आईसी से। नेक्स्ट हमें फॉर्मूला देखना है इसका, तो एक्सप्रेशन के लिए हमने यहाँ उसका रे डायग्राम वही बताया, वहां जो बताया था लास्ट में, ठीक है। आर हमारा क्या हो गया यहाँ पर, बाउंड्री सरफेस, ठीक है। और डेंसर मीडियम के लिए हमने एग्जांपल ले लिया यहाँ वाटर का, और रेयर मीडियम के लिए हमने किसको लिया है, एयर का, ठीक है। लाइट रे कहाँ से
वाटर से चल के, है ना, लाइट रेज ट्रेवल्स फ्रॉम वाटर टू द एयर, वाटर से चलकर एयर में जा रही है व्हेन इट इज इंसिडेंट एट एंगल क्रिटिकल एंगल, ठीक, देन इट्स रिफ्लेक्ट एट 90 डिग्री, है ना। तो जब लाइट रे वाटर से चलकर क्रिटिकल एंगल पर इंसिडेंट होगी एयर में तो रिफ्लेक्टेड हो जाएगी कितने 90 डिग्री के एंगल पर, ठीक है। तो ये हमारा उसका रे डायग्राम है ना। तो यहाँ हमने वही पैरामीटर्स लिखे, ओ ए हो जाएगी हमारी इंसिडेंट रे, ओ बी हो जाएगा हमारी रिफ्लेक्टेड रे, आई सी हो जाएगा हमारा, ठीक है, ये एन डैश ओ ए क्रिटिकल एंगल, एंड एन ओ बी क्या होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जिसकी वैल्यू होगी 90 डिग्री। ये सारे पैरामीटर्स वही लिखे। अब हमें ये देखना है कि क्रिटिकल एंगल की वैल्यू क्या होगी, है ना। तो सिंपल सा है, इसका कोई बड़ा डेरिवेशन नहीं है। हम सिंपल सा क्या फाइंड कर लेंगे यहाँ पर, स्नेल्स लॉ अप्लाई करके, स्नेल्स लॉ लगाकर क्या निकाल लेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू वाटर, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल दो लाइट रे का और मीडियम का, ठीक है, बाय स्नेल्स लॉ, ठीक। तो नेक्स्ट हम फाइंड कर रहे हैं देन ओके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर, ठीक है, एयर में जा रही है लाइट रे इसलिए एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखेंगे विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, ठीक, बाय स्नेल्स लॉ, ओके। तो स्नेल्स लॉ के अकॉर्डिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो जाएगा यहाँ पर साइन आई सी, है ना, साइन आर, ओके, रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। एंगल ऑफ इंसिडेंट हमारा कौन है, क्रिटिकल एंगल, इसलिए आई सी लिखा है, और ये किसके बराबर होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर बताया है विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, तो डब्ल्यू म्यू ए, ठीक है। फिर यहां से सिंस आर इज इक्वल टू 90 डिग्री, है ना, तो आर 90 है, देयरफॉर साइन आर, ओके, कितना हो जाएगा यहाँ साइन 90 और साइन 90 की वैल्यू हो जाएगी 1, ठीक है। फिर यहाँ हम रख देंगे तो साइन आई सी, साइन आर हो जाएगा 90, है ना, डब्ल्यू म्यू ए, और साइन 90 की वैल्यू कितनी 1, तो क्या बचा हमारे पास साइन आई सी इज इक्वल टू डब्ल्यू म्यू ए, ठीक है। एंड नाउ फ्रॉम द प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी वी कैन राइट डब्ल्यू म्यू ए इज इक्वल टू द 1 अपॉन ए म्यू डब्ल्यू, है ना, मतलब अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी हम ए डब्ल्यू म्यू ए को क्या लिख सकते हैं, ए म्यू डब्ल्यू, ओके, ठीक है। तो हमारे पास क्रिटिकल एंगल का एक्सप्रेशन आ जाएगा साइन आई सी इज इक्वल टू 1 अपॉन ए म्यू डब्ल्यू, ठीक है, ये रहेगा एक्सप्रेशन फॉर क्रिटिकल एंगल, है ना। ये जो है बेटा ये इट इज द, ये किसके लिए है, हमने यहाँ डेंसर में हमने मीडियम कौन से लिए थे, वाटर और एयर, इसलिए यहाँ ए म्यू डब्ल्यू लिखा। ये मीडियम तो हमारे कोई भी हो सकते हैं, है ना, वाटर ग्लास हो सकता है ना, एयर ग्लास हो सकती है, कोई भी मीडियम हो सकते हैं। तो उसका जो जनरल फॉर्मूला है ना, जनरल टर्म क्या है, साइन आई सी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा 1 अपॉन म्यू के, ओके। हम उसको देखते हैं अभी, हम इसको और किसके टर्म में भी लिख सकते हैं, देखना है यहां से, ठीक है, ए म्यू डब्ल्यू, इस ए म्यू डब्ल्यू 1 अपॉन साइन आई सी, ओके। तो ए म्यू डब्ल्यू इसके बराबर भी आ जाएगा कॉसेक आई सी के, है ना, मतलब कॉसेक के टर्म में भी लिख सकते हैं और साइन के टर्म में भी, ठीक है। अब ये तो हुआ जो उसका क्या, जो हमने एयर वाटर लेकर चला था इसलिए, लेकिन जनरल फॉर्म याद रखें उसका, ठीक है, क्रिटिकल एंगल और इसका जनरल फॉर्म क्या है, साइन आई सी इज इक्वल टू 1 बाय म्यू, है ना। ये क्या है हमारा
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर, तो एयर के रिस्पेक्ट में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, मतलब कौन सा, एब्सोल्यूट, तो इट इज द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम, है ना। तो यहाँ अगर ये ग्लास होता तो यहाँ हम किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिख देते, क्या लिख देते इसको, ए म्यू डब्ल्यू, सॉरी ए म्यू जी लिख देते, तो ये भी कौन सा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता, एब्सोल्यूट। तो साइन आई सी इज इक्वल टू द रेसिप्रोकल ऑफ एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, ओके, उस मीडियम का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक। ये रहेगा जो हमारे पास क्रिटिकल एंगल, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना, I इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/μ, ऐसा भी लिख सकते हैं, ओके, ठीक। तो ये जनरल फॉर्मूला याद रखने वाला है ना। ये तो हमने मीडियम के अकॉर्डिंग निकाला है, तो क्रिटिकल एंगल किसके बराबर है, 1 साइन ऑफ क्रिटिकल एंगल इज इक्वल टू 1/μ, है ना। तो इससे हमको क्या समझ में आया कि जो क्रिटिकल एंगल है, क्रिटिकल एंगल किस पर डिपेंड करता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम जितना ज्यादा होगा, जितना बड़ा होगा, उतना ही उसके लिए क्रिटिकल एंगल की वैल्यू होगी जो, ठीक है। तो ठीक है, नेक्स्ट अब हम उसको देखते हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग द क्रिटिकल एंगल, ओके। नेक्स्ट है फैक्टर्स अफेक्टिंग द क्रिटिकल एंगल, है ना। फर्स्ट हमारे पास पेयर ऑफ मीडियम, पेयर ऑफ मीडियम से मतलब डिपेंड करेगा कौन कौन से मीडियम हमने लिए, है ना। एग्जांपल के लिए फर्स्ट हम बता दें, फॉर, ठीक है, एयर ग्लास पेयर, है ना, एयर और ग्लास का मीडियम, है ना, डेंसर मीडियम ग्लास है, ओके। तो यहाँ पर ठीक है, ए म्यू जी कितना होता है, ये होता है 3/2, है ना। ये रहेगा हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर, ठीक। तो यहाँ पर देयरफॉर क्रिटिकल एंगल साइन आई सी इज इक्वल टू 1 एयर ग्लास के लिए है ए म्यू जी, ऐसा लिख दिया जाएगा, है ना, या 1/3/2, ये साइन आई सी इज इक्वल टू 2/3, और इसकी जो वैल्यू आएगी, है ना, तो आई सी को हम लिख सकते हैं, देयरफॉर आई सी इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2/3, ठीक है। तो आई सी की वैल्यू आ जाएगी 41.81, ये उसकी वैल्यू होती है ना। इसको आप कैलकुलेटर से चेक कर सकते हो, है ना, कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है, ठीक है। या इसको हम अप्रॉक्स क्या लिख सकते हैं, 42, ठीक है, नियरली, है ना, 41 ऐसी समथिंग है। तो ये हमारे पास क्या आ गई, आई सी क्रिटिकल एंगल फॉर वाटर एन, सॉरी ग्लास एंड एयर कितना होता है, 42 डिग्री। इसका मतलब क्या हुआ कि ग्लास पर अगर लाइट रे ग्लास में चल रही है ना, ग्लास में चलकर एयर में जा रही है ऐसे, तो ग्लास पर 42 डिग्री से मान लो कि 43 डिग्री पर इंसिडेंट हो गई, ओके, या 45 पे इंसिडेंट हो गई, तो फिर इसका क्या हो जाएगा, 45 पे मान लो, तो फिर ये लाइट रे ग्लास से ऐसे, है ना, एयर में नहीं जाएगी, ये क्या हो जाएगी, इसी पाथ ग्लास में ही रिटर्न हो जाएगी, ओके। ये रहा हमारे पास पेयर ऑफ मीडियम, ठीक है। फिर सेकेंड है हमारे पास एग्जाम्पल, सेकेंड एग्जाम्पल बता रहे हैं फॉर वाटर, ठीक है, एयर वाटर पेयर, ओके, एयर और वाटर के लिए। तो यहाँ ए म्यू डब्ल्यू कितना होता है हमारे पास, 4/3, ठीक है। वाटर के लिए इसके लिए कितना हो गया, 4/3 हो गया, है ना। तो फिर यहाँ सेम साइन
आई या आई सी इज इक्वल टू साइन इनवर्स कितना देगा 3/4 है ना, डायरेक्ट लिखा हो तो ये 4/3 ऐसा ऐसा यहाँ आ जाएगा इस तरह से। तो कितना रहेगा हमारे पास 3/4, इसकी वैल्यू आएगी आई सी की, ठीक है, आई सी अप्रॉक्स ये आएगा 49 ऐसे है ना। कैलकुलेटर में आप चेक कर सकते हो इसकी वैल्यू जो अप्रॉक्स 48 पॉइंट है ना 59 आती है, 48.59 डिग्री आती है, लेकिन राउंड फिगर में हम उसको कितना लिख रहे हैं 49। मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है किसका, वाटर का है ना, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है तो उसके लिए आईसी कम आया है, वाटर का रिलेटिवली कम होता है तो उसके लिए ज्यादा है ना। तो यहाँ पर फिर सबसे ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका होता है ना, डायमंड फॉर डायमंड। तो डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.42 होता है ना, ये फॉर डायमंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना हो जाएगा 2.42। तो फिर आईसी इसके लिए साइन इनवर्स 2.42 है ना, 24.42 समथिंग ऐसा होता है। ओके, तो राउंड फिगर कितना आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है 24 डिग्री डायरेक्ट लिख दिया मैंने, आप समझ चुके होंगे कैसे कैसे निकालना है। तो क्रिटिकल एंगल फॉर डायमंड कितना है 24 डिग्री। ओके, तो ये रहे है ना उसको अफेक्ट करने वाला फैक्टर। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है, दूसरा जो किस पर भी डिपेंड करता है, मतलब जिन फैक्टर पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड करेगा उन्हीं फैक्टर्स पर कौन भी डिपेंड करेगा, क्रिटिकल एंगल। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने देखा था किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, 4 फैक्टर हमने पढ़े थे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए, पेयर ऑफ मीडिया, डेंसिटी, टेम्परेचर एंड वेवलेंथ। तो पेयर ऑफ मीडिया पर भी डिपेंड करेगा क्रिटिकल एंगल। फिर दूसरा क्या होगा यहाँ पर डेंसिटी। ओके, तो फॉर डेंसर मीडियम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज ज्यादा होता है तो फिर क्रिटिकल एंगल कम रहेगा है ना। और फिर अगला है पॉइंट वेवलेंथ, वेवलेंथ ऑफ, वेवलेंथ कह दे या कलर कह दे, कलर ऑफ इंसिडेंट लाइट, ठीक है। तो वेवलेंथ पर कैसे डिपेंड करता है ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने देखा था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वेवलेंथ पर कैसे डिपेंड करेगा 1/λ ऐसे डिपेंड करता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो फिर क्रिटिकल एंगल क्या है ना, क्रिटिकल एंगल किसका प्रोपोर्शनल है ना, ये क्रिटिकल ऐसे समझे, आईसी समझने के लिए किसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल है म्यू का, और म्यू किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ओके ये लैम्डा का। तो फिर हम क्या बोल सकते हैं कि आईसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ किसके, वेवलेंथ के, है ना, आईसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ किसके, ऐसे। तो क्रिटिकल एंगल साइन आईसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द, सॉरी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेवलेंथ, है ना। समझने के लिए वर्ड में लिख देते हैं। चलिए क्या हो जाएगा हमारे पास क्रिटिकल एंगल, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट लाइट, इंसिडेंट लाइट के ओके वेवलेंथ के प्रोपोर्शनल। जैसे एग्जांपल से समझे है ना, तो जो हमारे पास कंपोनेंट कलर है और है ना कलर, जैसे ये हमारे पास 7 कंपोनेंट कलर है वेव जो है, ओके। तो यहाँ वेवलेंथ ऑफ वायलेट कलर सबसे लेस होती है वेवलेंथ ऑफ रेड कलर से, है ना, हमने समझा इसको। तो यहाँ क्रिटिकल एंगल भी देयरफॉर क्रिटिकल एंगल फॉर वायलेट लेस होगा क्रिटिकल एंगल फॉर रेड, ठीक है ना। मतलब कि ऐसे समझे तो एग्जाम्पल के लिए ना, एक जनरल सा बस हम है ना, कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बता रहे। हमने कहा लाइट रे किस में चल रही है, ग्लास में, ओके। अब ग्लास में
क्या हो रही है, एक रेड कलर वाली लाइट रे भी चल रही है ना, और एक वायलेट भी। तो हमने कहा ये वायलेट वाली लाइट रे चल रही, और वायलेट वाली लाइट रे, ठीक है, कितने पर, ठीक है, 42 पर, है ना, 42 पर ये क्या हुई है, रिफ्रैक्ट हुई है, इंसिडेंट हुई ग्लास में, ना, वायलेट वाली ग्लास में 42 डिग्री पर इंसिडेंट हुई। तो अगर हम कह दें कि ये 42 पर वायलेट वाली रिटर्न हो जा रही है ना, वायलेट वाली 42 पर रिटर्न हो गई। अब अगर हम उसी जगह पर, एग्जाम्पल के लिए, अगर हम उसी एंगल पर रेड कलर को इंसिडेंट करवाए, है ना, 42 पर, तो फिर रेड कलर वाली लाइट रेज रिफ्लेक्ट नहीं होगी। क्यों? क्योंकि उसके लिए क्रिटिकल एंगल थोड़ा सा कैसा लगेगा, ज्यादा चाहिए होगा। मतलब वायलेट के लिए 42 है, तो फिर रेड के लिए उससे ज्यादा ही चाहिए होगा। तो फिर अगर हम रेड को भी 42 पर इंसिडेंट करवा रहे हैं तो वो रिफ्लेक्ट नहीं होगा, वो इस मीडियम में ऐसे चला जाएगा। ठीक है, ये सिर्फ समझने के लिए ना, अंडरस्टूड है, कोई बड़ी कॉन्सेप्ट नहीं है ना, हम फॉर्मूले समझ सकते हैं। फिर अगला है हमारे पास, ओके, ये थर्ड फैक्टर टेम्परेचर। ओके, टेम्परेचर ऑफ मीडियम, है ना। तो टेम्परेचर ऑफ मीडियम के अकॉर्डिंग भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, चेंज होता चलेगा, है ना। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे डिपेंड करता है, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, मतलब जैसे हमने म्यू पढ़ा था, किस पर डिपेंड करता है, डेंसिटी पे। ओके, और डेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किस पे, टेम्परेचर पे। तो टेम्परेचर बढ़ेगा, डेंसिटी क्या होगी, कम होगी। मतलब म्यू कैसे प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर पे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो फिर क्रिटिकल एंगल पर कैसे डिपेंड करेगा, प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो क्रिटिकल एंगल प्रोपोर्शनल होगा किसके, टेम्परेचर के। ओके, समझ जाना चाहिए ऐसे, है ना। मतलब अगर एक ही मीडियम पर, जैसे एग्जांपल के लिए, एक ही मीडियम में लाइट रे, ऐसे हमने कहा जो कि वाटर लाइट रे वाटर से चलकर कहाँ जा रही है, एयर में, है ना। ये वाटर है और वाटर से चलकर कहाँ जा रही है, एयर में। अब ये हमारा कूल वाटर है, ठंडा वाटर, कोल्ड वाटर है। ठीक है, अब कोल्ड वाटर में लाइट रे, अगर हमने कहा 42 डिग्री, है ना, 42 डिग्री पर लाइट रे क्या हो जा रही थी, रिफ्लेक्ट हो जा रही थी। एग्जाम्पल के लिए कोई भी लाइट रे हो, है ना, कोई भी कलर की, तो कोल्ड वाटर में 42 डिग्री पर उसका क्या हो जा रहा था, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं, है ना, उसी वाटर का, तो टेम्परेचर इंक्रीज होने पर 42 डिग्री पर उसका, ठीक है, क्या नहीं होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ जाने पर क्रिटिकल एंगल भी बढ़ गया होगा। तो वार्म वाटर में 42 पर उसका रिफ्लेक्शन नहीं होगा, उससे बड़े एंगल पर वो रिफ्लेक्ट करेगी, है ना। तो ये रहा हमारे पास, ठीक है, क्रिटिकल एंगल एंड एक्सप्रेशन फॉर द क्रिटिकल एंगल एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग द क्रिटिकल एंगल। ओके।